सौम्या श्रीवास्तव, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर लॉ। तो आज से हम 9 एक्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पॉश एक्ट। हम सबसे पहले जो एक्ट कवर करेंगे वो पॉश एक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम सारे एक एक करके डील करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉश एक्ट। पॉश एक्ट आपका क्या है? प्रिवेंशन प्रोहिबिशन ऑफ रिड्रेसल एक्ट 2013। जो आपका पॉश एक्ट है वो कब आया था? 2013 में आया था। ठीक है, ये क्यों है? टू प्रिवेंट अ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस। प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट को, टू प्रिवेंट अ सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस विमेन के लिए है। विमेन सेंट्रिक लॉ है ताकि विमेन को प्रोटेक्ट करे किस चीज से? सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्यों आया था सबसे पहले हम जानेंगे। इस वीडियो में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये कैसे आया था और इसको हम कैसे अपने इंडिया कंट्री में इसको हम कैसे लाए थे इस एक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, इसका एक अगर हम बताएं बैकग्राउंड स्टार्ट करें इस केस का, तो ये स्टार्ट हुआ था विशाखा केस से। ठीक है, एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही नोन गैंग रेप जाना जाता है भवरी देवी का। ये केस है भवरी देवी का, एक केस है भवरी देवी। ठीक है, ये भवरी देवी एक फीमेल होती हैं जो एक एनजीओ में काम करती हैं। ठीक है, एनजीओ में काम कराते के दौरान ये क्या करती हैं कि एक चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करती हैं, बट वो चाइल्ड मैरिज को रोक नहीं पाती हैं। वो अल्टीमेटली उनकी शादी, चाइल्ड मैरिज जो कर रहे थे उनकी शादी हो जाती है, ये रोक नहीं पाती है काफी प्रयासों के बाद। बाद में इनको क्या फेस करना पड़ता है? इनको रेप का फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो भवरी देवी का गैंग रेप हो जाता है। तो होता क्या है कि जिस एनजीओ में ये काम करती हैं उसका नाम रहता है विशाखा। ठीक है, विशाखा। ठीक है, तो जिस एनजीओ में काम करती है तो उनके बिहाफ पे एक इंसान पीआईएल फाइल करता है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको एक पता है कि क्राइम जो होता है एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो इसलिए जिस एनजीओ में वो काम करती थी वहां का एक पर्सन उन सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है भवरी देवी के बिहाफ पे। ठीक है, क्योंकि भवरी देवी का मतलब वो पीआईएल फाइल करता है क्योंकि भवरी देवी का वायलेशन होता है आर्टिकल 19 का, 14 का, 15 का, तो वो पीआईएल फाइल करता है। तो होता है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का नाम देती है विशाखा केस, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं विशाखा केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स के नाम से। ठीक है, तो इस केस में इस जो ये केस हुआ था ये एक केस बैकग्राउंड बना हमारे एक्ट के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में 2013 से पहले हमारे पास कोई भी स्टैट्यूट नहीं था जो कि गवर्न करे विमेन के लिए जो सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं विमेन एट ए वर्क प्लेस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस इस केस में लेस डाउन किए, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको नाम जाना जाता है विशाखा गाइडलाइंस के लिए। विशाखा गाइडलाइंस से हम जानते हैं। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट से किसको? विमेन को। ठीक है, तो एक जब विमेन जो होता है फेस करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट तो उनका वायलेशन बहुत सारे होता है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 19 1G और 21। ठीक है, तो 16 साल बाद हमारे कंट्री में कोई ऐसा कोई हमारे कंट्री में ऐसा गाइडलाइंस आया, और ये गाइडलाइंस कैसे आया? ये भवरी देवी के रेप के बाद आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम एक आपको पता है ट्रीटीज होती है, जो कि ट्रीटीज कौन बनाती है? ट्रीटीज हमारी यूरोपियन कंट्रीज बनाती है, चाहे आपका यूनाइटेड नेशंस बनाता है। तो ये हम ट्रीटी बनाने के पास इनके पास पावर, बहुत सारी कंट्री जो होती है उसको साइन करती है, रेटिफाइड करती है। तो उस जो ट्रीटीज होती है उसके हम पार्ट बन जाते हैं, जो कि इंडिया जो है सीडो नाम के कन्वेंशन या ट्रीटीज को साइन किया था, तो उसका वो एक पार्ट था। और सीडो का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। ठीक है, तो ये एक ट्रीटीज थी जो कि कंट्री जो इंडिया है रेटिफाइड की थी।
तो हुआ क्या, ये बैकग्राउंड कैसे बना देखिए, कनेक्ट कीजिएगा इसको। तो जो सीडो रोल है, बहुत बड़ा रोल किया गया है इस पॉस एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए। कैसे किया गया है कि जब इंडिया इसको साइन की थी, रेटिफाइड की थी, और जब हमारे कंट्री में ऐसा मतलब ऐसा ब्रूटली गैंग रैप जब हमारे कंट्री में विशाखा भवरी देवी के साथ हुआ, और हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं 1993 में हमारी ट्रीटीज बनी थी और उसके हम पार्ट है, इंडिया जो पार्ट है। तो हुआ क्या कि जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट या हमारी इंडिया रियलाइज की कि हमारे कंट्री में बहुत बड़ा लेक्यूना है कि हमारे विमेन के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी स्टैट्यूट नहीं गवर्न करता है। तो क्या हुआ कि ये जो वहां से उस कंट्री से हमने अडॉप्ट उस एग्रीमेंट उस सॉरी उस कन्वेंशन से हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके हम अपने कंट्री में एक हम स्टैट्यूट लाए पॉश एक्ट के नाम से, ठीक है, जो कि वो भी प्रिवेंट कर रहा है विमेन को सेक्सुअल हरासमेंट एट ए वर्क प्लेस से। तो सुप्रीम कोर्ट cited a CEDAW in a Visakha case in the Visakha judgment in 1997. The Supreme Court directly referred to the CEDAW and the General Recommendation number 90 since there was a no domestic law. Domestic law क्या है, इंडियन लॉ इधर है कि हमारे पास कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है विमेन को प्रोटेक्शन करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट से एट ए वर्क प्लेस, और हम बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ट्रीटीज वी हैव अ नो लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वहां से रेफर किया हमारे जो प्रोटेक्शन दी गई थी उस ट्रीटीज में कि कैसे विमेन को प्रोटेक्ट करना है, तो वहां से उन्हें क्या किया, वहां से उन्होंने वो चीज रेफर कर लिया और हमारे कंट्री में उन्होंने वो एक स्टैट्यूट फ्रेम कर दिया कि कैसे विमेन को प्रोटेक्ट किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉश एक्ट है वो कहाँ से लिया गया है, हमने सीडो कन्वेंशन से लिया है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था जो कि गवर्न करता है विमेन के प्रोटेक्शन के लिए, रोकता है सेक्सुअल हरासमेंट से विमेन को एट ए वर्क प्लेस। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, ठीक है। एट द टाइम the court said the international treaties like CEDAW could be relied on. ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है हमारी, और ट्रीटीज के हम सिग्नेटरी हैं, रेटिफाइड किए उस ट्रीटी को। क्या होता क्या है कि जब कोई ट्रीटीज में हम साइन करते हैं तो उसके हम पार्ट हो जाते हैं और हमको वो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो फॉलो करना हुआ तो हम उससे हम वो रिलाइड कर लिया अपने कंट्री में। एक क्या किया कि हमने एक उसी को देख के उसी चीज को हमने रेफर किया और अपने कंट्री में एक मैंने लॉ बना दिया किसके लिए, विमेन के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारा वहां से हमने रिलाइड किया, ठीक है। It emphasizes that the India is bound to follow our international obligation in the absence of a conflicting domestic law. जब हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था, डोमेस्टिक लॉ मैंने बताया कि इंडियन लॉ होता है डोमेस्टिक लॉ। मतलब डोमेस्टिक हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के लिए, इंटरनेशनल क्या होगा, इंटरनेशनल लॉ जो पूरी कंट्री के लिए है, पूरी कंट्री के लिए, लेकिन डोमेस्टिक लॉ हमारे एक एक कंट्री के लिए हो रहा है। तो हम उस यहाँ पे हम अपने इंडियन कंट्री को कह रहे हैं कि हमारे पास जब कोई लॉ नहीं था तो हम एक इंटरनेशनली ऑब्लिगेट थे कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें क्योंकि हम उसके सिग्नेटरी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या क्या की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको हमने यूज किया और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था। हमने उस टाइम तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, 2013 से पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, लेकिन कौन कौन से हमारे आर्टिकल हैं जो वो बताते हैं कि हम कैसे रेफर कर सकते हैं या इंडियन लॉ मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी से चाहे कोई भी कन्वेंशन से हम कैसे इंडिया में उस चीज को रिलाइट करके लॉ लाते हैं, ठीक है। तो जो आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रैंड नॉर्म है, हम उसके वायलेशन में कोई भी काम नहीं करते। हमारा ग्रैंड नॉर्म मतलब ये कि जो हमारा, आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रैंड नॉर्म माना गया है। आप उस चीज से मतलब अगर कोई भी चीज ग्रैंड नॉर्म के, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रैंड नॉर्म है, उससे अगर कोई भी एक्ट हमारा बनता है या वायलेट करता है तो ग्रैंड नॉर्म उस एक्ट को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे या उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब्सटेंटिव लॉ है, वो हमें पावर देता है, वो एक प्रोसीजर हमारे लिए
फ्रेम कर चुका है कि कैसे हम किसी एक्ट को लाएंगे, कैसे हम किसी एक्ट को अपने अपने कंट्री में उसको वैलिडिटी देंगे। तो आपका सेक्शन 50 आर्टिकल जो 51C है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो बात करता है स्टेट पॉलिसी है स्टेट शैल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर ए इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। जो आपका 51C है वो बोलता है कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉस्टर करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। तो सीडो हमारा इंटरनेशनल लॉ था, इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसमें इंडिया जो है रेटिफाइड किए, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी बोलता है दिस अलाउड द कोर्ट टू कंसीडर अ सीडो इवन दो इट वाज अ डायरेक्टली कोडिफाइड इन इंडियन लॉ। ये अलाउड करता है कोर्ट को कि वो कंसीडर करे सीडो को, इवन अगर आपके पास कोई भी डायरेक्टली कोडिफाइड लॉ नहीं है तब भी आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, फॉलो करेंगे, इवन यू हैव नो एनी कोडिफाइड लॉ अगेन फॉर ए वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस। अगर हमारे पास कोई भी कोडिफाइड लॉज नहीं है किसके रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट जो लड़कियां फेस कर रही हैं एट ए वर्क प्लेस, उनके लिए अगर कोई भी हमारे पास एक्ट नहीं है तो हम सीडो को रिस्पेक्ट देंगे, फॉस्टर करेंगे। वो हमें कौन बताता है, जो आपका आर्टिकल 51C है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा बताता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 253 है। ये आप किसी भी एग्जाम में जब आपसे पॉस एक्ट के बारे में पूछेगा तो आप ये लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन इससे दे सकते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो कि बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने डोमेस्टिक म्युनिसिपल लॉ में इंटरनेशनल लॉ को हम कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे हम रिलाइड कर सकते हैं, हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है। तो आर्टिकल 253 बात क्या कहते हैं, पावर ऑफ ए पार्लियामेंट टू मेक अ लॉज इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी to enact a laws to giving effect to the international agreement. The PAUSE Act was ultimately passed under this power. जो 253 आर्टिकल है वो पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि आप एक लॉ बना सकते हैं, आप एक लॉ बना सकते हैं किसको रेफर करते हुए, आप इंटरनेशनल ट्रीटीज को देखते हुए आप उस एक्ट को, उस ट्रीटीज को अपने डोमेस्टिक लॉ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप उसको रिलाइड करते हुए आप अपने कंट्री में एक लॉ बना सकते हैं। आपको जो है पावर देती है कौन, पार्लियामेंट को पावर देती है आर्टिकल 253 जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक अ लॉज, to enact a laws relied upon a international treaties or agreement। ठीक है, ये एक पावर दे रही है। 253 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 253 नहीं होता तो जो सीडो है आपका इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उसको हम कैसे अपने कंट्री में लाते हैं, उसी को तो देख के लाई है, क्योंकि क्या क्या उसमें कैसे कैसे फ्रेम किया गया था। जो आपकी जो कंट्री थी वो जो यूरोपियन यूनियन हुई चाहे यूनाइटेड नेशंस हुई वो फॉर्म की थी, उसको हम रेटिफाइड किए थे। उन्होंने कैसे फॉर्म किया कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम प्रोसीजरली स्टेप ले सकते हैं, कैसे मेजर्स ले सकते हैं कि वुमेन को प्रोटेक्ट करें, क्या ऐसा रूल्स और रेगुलेशन रखे जो वुमेन है वो सेफ रहें। तो उसी चीज को तो देख के हम अपने पॉश एक्ट में लाए। तो क्या अगर वो नहीं रहता 253 तो हम उसको कैसे लाते, कैसे रेफर करते, कैसे म्युनिसिपल लॉ में मतलब कि लाते। म्युनिसिपल लॉ डोमेस्टिक लॉ एक ही चीज होती है, मतलब हमारी कंट्री का लॉ। ठीक है, द पॉस एक्ट अल्टीमेटली पास्ड अंडर दिस पावर। ठीक है, जो कैसे आर्टिकल 14 क्या बात है, राइट टू इक्वलिटी, द कोर्ट लिंक विद सेक्सुअल हरासमेंट, द वॉल्यूशन इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर मान लीजिए कि इक्वालिटी नहीं है, अगर मान लीजिए कि वुमेन सेफ ही नहीं है तो इक्वल पोजीशन पे नहीं है, वुमेन मेन जो है वो सेफ है, वुमेन सेफ नहीं है तो इक्वालिटी नहीं है। 15 है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वाज सीन एज अ फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडरी डिस्क्रिमिनेशन तो है वुमेन के साथ। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड ए पर्सनल लिबर्टी, वो वायलेशन हो रहा है अगर किसी लड़की के साथ, किसी वुमेन के साथ सेक्सुअली हरासमेंट वो फेस कर रही है तो ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन है। उसको गैंग, बाबरी देवी को गैंग रेप किया, मार दिया, तो क्या हुआ, उसकी राइट टू लाइफ खत्म, उसका कोई जीने का अधिकार नहीं है क्या, तो ये सब वायलेशन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हमारा जो पॉस एक्ट है कैसे आया, उसको कहाँ से हमने लिया, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया और ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया कि क्या करता है ये एक्ट, कैसे ये बात करता है प्रोडक्शन ऑफ
सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया। सेक्शन 2 ऑफ द पॉस एक्ट 2013, ठीक है। तो आज हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पॉस एक्ट की बता दी थी। अब हम सेक्शन 2 पे पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, आपको समझ में आएगा कि पॉस एक्ट है क्या और हाउ इट इवॉल्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपका बात करते हैं वो डेफिनेशंस की बात करते हैं, और बहुत सारे डेफिनेशन उसमें दिए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को ही डील करूंगी जो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो आपका डेफिनेशन है, अग्रीव्ड वुमेन। अग्रीव्ड का मतलब पता है कि अग्रीव्ड हमेशा वो पर्सन होता है जो विक्टिम होता है, ठीक है। विक्टिम में भी एनीवन, कोई भी हो सकता है। अग्रीव्ड मतलब कि जो फेस करता है सिचुएशंस को या प्रॉब्लम को, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस हम डील कर रहे हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट में जो विमेन होगी, वो जो फेस की हुई होगी सेक्सुअल हरासमेंट को, वो वहां पे अग्रीव्ड होगी। अब उसको कह रहे हैं अग्रीव्ड वुमेन। अ वुमेन में अ वुमेन ऑफ एनी एज, जो हमारा डेफिनेशन है उसका मतलब नहीं बता रहा, लेकिन वो बता रहा है कि कौन हो सकता है। तो ए वुमेन ऑफ एनी एज, कोई भी एज हो, वेदर इट इज 18 और अबव 18, और वो मेजोरिटी की हो या ना मेजोरिटी की हो, ठीक है। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, who is alleged to have been subjected to any act of a sexual harassment at the workplace, वो वहां पे एम्प्लॉयड हो या ना हो, बट वो सब्जेक्ट हुई है किसके, सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसको हम अग्रीव्ड मानेंगे, ठीक है। अप्रिय दूसरा है 2B जो आपका बात करता है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा पोश एक्ट में, या जो है आपका, वो डिपेंड करेगा वेदर, डिपेंड करेगा किस पे, वेदर द वर्क प्लेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो जहां पे वो काम कर रही है उसको गवर्न कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो वो वहां का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 2F, 2F बात कर रहा है एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड दो टर्म होते हैं, एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो एम्प्लॉयर होता है। और एम्प्लॉय वो होता है जो उसके अंडर में काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और वो किसके अंडर करता है, एम्प्लॉयर के अंडर करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2N जो है आपका, वो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की, और सेक्सुअल हरासमेंट का वो मतलब नहीं बता रहा, बट वो बता रहा है इंक्लूड्स। वो क्या क्या इंक्लूड्स, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। आपको पता है जिस भी एक्ट में, जिस भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा रहता है, वो बहुत ज्यादा नैरो कर देता है डेफिनेशन को। वो इंक्लूड बता दिया, मतलब क्या क्या इंक्लूड करेंगे। वहां पे एग्जॉस्टिव में नहीं है कि हम इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करके नहीं, यहाँ पे इंक्लूड्स है। इसमें क्या क्या आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट, वो इसको डील करता है, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड्स है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, advance of demand of a respect of a sexual making, favors making sexually colored, sexual showing sonography and other welcome physical verbal and non-verbal conduct of sexual nature। पहली बात, कोई भी इंसान अगर आपसे फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी आपको सेक्सुअल हरासमेंट के केस अंडर आएगा। कोई भी आपको सेक्सुअली, मतलब कोई भी फेवर दे रहा है, किस चीज के रिटर्न में, सेक्सुअली फेवर, मतलब आप उसको सेक्सुअल फेवर करोगे तब वो आपको कुछ रिटर्न्स में देगा, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसका क्या मतलब है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये क्या है कि आपको किसी चीज पे कमेंट करना, किसी लुक्स पे, या आपको ऐसा मतलब कि कमेंट करना, आपके ड्रेस पे लेके, आपके लुक्स पे लेके आपको ऐसा जेस्चर देना, वो भी आपको सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशंस में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, पॉर्न पता है, पॉर्न्स होते क्या है, तो अगर आपको कोई शो कर रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट।
एनी अदर वेलकम, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो टर्म है एनी अदर, ये आपका एग्जॉस्ट कर दिया डेफिनेशन को। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल, कोई भी ऐसा जो अनवेलकम है किसी लड़की के लिए, चाहे वो फिजिकल्स हो या वर्बल हो। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे बैठे, कोई भी अनवेलकम कोई बिहेवियर कर रहा है लड़का, चाहे वो बोल रहा है चाहे वो ना बोल रहा हो, चाहे वो ऐसा कंडक्ट शो कर रहा है सेक्सुअल नेचर का, तो वो भी डेफिनेशंस में आएगा सेक्सुअल हरासमेंट की। ठीक है, अब आता है सेक्शन 2O, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। वर्क प्लेस है, ब्रॉडली इसको बताया गया है, इंक्लूड्स एनी प्लेस, कोई भी प्लेस हो, विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने वहां विजिट किया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बहुत जानना जरूरी, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी मान लीजिए, कोर्स एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वुमेन है, वो सेक्सुअल हरासमेंट जो है फेस कर रही है, बट वो वर्क प्लेस पे फील नहीं कर रही है। वर्क प्लेस पे या उस मतलब कि जहां पे उसका वर्किंग टाइम है, जो मान लीजिए कोई पर्सन एक काम करता है 9 सुबह के 7 बजे से लेके 10 बजे तक उस वर्क प्लेस में, अगर वो उस टाइम पे उसके साथ नहीं हुआ तो ये सेक्सुअल हरासमेंट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं और हुआ है। मान लीजिए कि उसको घर पे हुआ, घर पे वो सेक्सुअल हरासमेंट को फेस किए, तो वो वर्क प्लेस पे तो नहीं हुआ ना, वो अपने घर पे फेस किए। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, मतलब वो काम करने के दरमियान दौरान ही आपके साथ हुआ है। हम कहीं काम कर रहे हैं, सुबह से 7 बजे से लेके 9 तक हमारी ड्यूटी, उस टाइम ड्यूरेशन में होना जरूरी है, तभी आप इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर पाओगे, या इस तभी आप अपने लिए स्टेप ले पाओगे कि आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ एट द वर्क प्लेस। वो वर्क प्लेस पे होना, वर्क प्लेस मतलब कि जो जिस टाइम आपका टाइम दिया गया है उस टाइम के दौरान, अगर आप मान लीजिए कहीं काम करने जा रही हैं, बस में ट्रेवल करके आप कहीं जा रही हैं, आपके साथ वहीं कहाँ वहां कुछ छिड़कानी हुआ, तो भी आप उसके अंदर आओगे, क्योंकि आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपका टाइम है, मान लीजिए 7 बजे से लेके 9 बजे तक, रात तक आपका जो है आपकी वर्किंग आवर है। ठीक है, ऑफिस में वहां कुछ होता है, या आप कहीं बाहर जाते हो उस काम के दौरान और वहां पे कुछ हो रहा है, तो भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया और वर्क प्लेस पे हुआ। मान लीजिए कोई आदमी आपका ड्यूटी जो है कहीं और लगाता है, कि चलो वहां पे इसको वाइडर डेफिनेशन में ले सके, अगर मान लीजिए कि हम एक जगह काम कर रहे हैं, फिर हमारे एम्प्लॉयर ने बोला है कि आपको वहां काम करना है इस टाइम के दौरान, वहां पे कुछ वर्क है वहां पे, अगर वहां पे भी आप जाते हो तो वो भी वर्क प्लेस के अंदर आएगा, क्योंकि आपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका जो कोर्स एम्प्लॉयमेंट है आप उसी के टाइम उसी के मतलब दौरान में किया, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 3। सेक्शन 3 भी आपका बात करता है डेफिनेशंस की, या मतलब बताता है प्रिवेंशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्शन 3 बात कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट, आपको इसमें बता रहा है कि कैसे प्रिवेंट होंगे, बट इसमें बताया कि क्या क्या सेम चीज, जैसे मैंने 2N में बताया था सेक्सुअल हरासमेंट, सेम चीजें पर आपको पढ़ना जरूरी है। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, द मेन रूल, sexual harassment of a women at a workplace is a completely prohibited है sexual harassment at a workplace prohibited है, but बता क्या रहा है कि what considered a sexual harassment, जैसे मैंने 2N में includes बताया था, इसमें बताएंगे क्या क्या है sexual, again it includes any of the following unwelcome acts or a behavior whether it is directly or indirectly, whether directly or by implication, अनवेलकम एक्ट्स, अनवेलकम बिहेवियर, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो इंक्लूड होगा, बहुत ही वाइड डेफिनेशन है अनवेलकम एक्ट। मेरे को जो चीज अच्छा नहीं, कोई सामने खड़ा है मुझे फालतू का कमेंट कर रहा है, मुझे जेस्चर ऐसे इशारे कर रहा है, दैट आल्सो कम्स अंडर द सेक्सुअल क्या कहते हैं, अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि वो अनवेलकम एक्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। एनी डिमांड और रिक्वेस्ट
फॉर अ सेक्सुअल फेवर। कोई भी डिमांड या कोई भी रिक्वेस्ट किस चीज के लिए? सेक्सुअल फेवर के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आएगा। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मैंने बताया था, कोई भी ऐसा कह सकते हैं कमेंट हो, लुक्स पे हो, ब्यूटी पे हो, कपड़े पे हो, comes under the definition of a sexual harassment or called making sexually colored remarks, showing pornography, ठीक है, understood, any other welcome unwelcome physical verbal non verbal conduct of a sexual nature, कोई भी अनवेलकम जो हो, फिजिकली हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, आएगा आपका सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसी का है, सेक्शन 3 का है, सिचुएशंस दैट क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो अ सेक्सुअल हरासमेंट। हॉस्टाइल का यहाँ क्या मतलब है? कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो क्रिएट कर रहा है जो कि अच्छा नहीं है, वो अनवेलकम है लड़की के लिए। ठीक है, इम्प्लाइड हो, एक्सप्लिसिट हो, प्रॉमिस और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको दे रहा है कि हम आपको इस पोस्ट से प्रमोशन कर देंगे, आप मेरे साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट करो, चाहे कुछ भी करो, तो ये क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हॉस्टाइल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर कोई ऐसा कर रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सेक्सुअल फेवर, अगेंस्ट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस हो, थ्रेट और डेट्रीमेंटेड ट्रीटमेंट और इन एम्प्लॉयमेंट, कि आपको मान लीजिए कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि आपको जो है हम ऐसा ट्रीट करेंगे अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होगे तो। अगर मान लीजिए कि आपके बारे में मैं गलत मतलब आपके साथ गलत कर दूंगा, या आपकी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, आपका पोस्ट नहीं, आपको डिफेम कर दूंगा कि आप ऐसा काम, ये क्या है? इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट और डिटरमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपकी सैलरी काट लूंगा, मैं आपका डिफेम कर दूंगा, या आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, आपको, आप अगर जॉब में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, वरना मैं कोई भी बहाने से आपको निकाल दूंगा, कोई भी ऐसे एलिगेशंस लगा दूंगा। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा है आपको, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। कोई आपको धमका रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेके कि अगर ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको निकाल दूंगा, या प्रेजेंट में आपने ये गलती किया था मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा। कोई भी थ्रेट कर रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर को एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस से, अगेन वो सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है। इंटरफेरेंस विद द वर्क और क्रिएटिंग ए इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट। कोई बदनाम करने के लिए आपके वर्क में घुस रहा है या क्रिएट ऐसा कर रहा है कि आपको बदनाम कर सके क्योंकि आप उसको सेक्सुअल फेवर नहीं दे रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू इफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। आपको ह्यूमिलेशन आपको फील करा रहा है, ट्रीट ऐसा कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, तो क्या है ये? क्यों कर रहा है? सेक्सुअल आपको इसी के लिए कर रहा है ताकि आपको सेक्सुअल फेवर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ह्यूमिलेट कर रहा है वो, तो क्या होगा? वो डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, सेक्शन 5, 6, 8, 9 ऑफ पॉस एक्ट 2013। मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेशन को कवर किया, उससे उससे पहले मैंने बताया था कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉस एक्ट एंड हाउ इट इवॉल्व। ठीक है, कैसे आया? तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, आपको तब आपको फर्दर सेक्शन और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नोटिफिकेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बहुत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, आपको डिप्टी कलेक्टर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। और ये कौन नोटिफिकेशन इशू करेगा? किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी इनको, इनके लिए, कि आप जो है अपने एक्सरसाइज को फंक्शन करें, परफॉर्म करेंगे अंडर दिस एक्ट। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही करेंगे। और कौन इशू करेगा नोटिफिकेशन को? कि कौन होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 5 बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकल कमिटी। कमिटीज का पहले मतलब जानना बहुत जरूरी होता है कि कमिटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए
कि कोई एक्ट पास होता है, ठीक है, तो कोई एक्ट पास होता है पार्लियामेंट, तो बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो उसको प्रोसेस में लाती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा पार्लियामेंट्स में मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रूल्स बनाया, रेगुलेशन बनाया, एक्ट बनाया और वो डायरेक्ट वही करने लगते, नहीं, बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो इनको फर्दर काम डेलीगेट किया जाता है कि इस एक्ट को ऐसे परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग होते हैं रिसर्च करते होते हैं, कुछ लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट कराने की, कुछ तो कमिटीज बनी होती है, बहुत सारी कमिटीज होती है। तो कमिटीज का मतलब क्या होता है कि उस वर्क को जो कमिटीज करते क्या है कि उस वर्क को बहुत अच्छे से प्रोसेस में कर देते हैं या उसको करते हैं, कमिटीज इसीलिए बनाई जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकल कमिटी, तो ठीक है, इस एक्ट के अंदर भी कमिटीज हैं जो कर रही हैं काम को, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक्ट बन गया तो हवा में हमारा काम हो रहा है, नहीं, कमिटीज होती हैं, अपॉइंट होती हैं जो काम को परफॉर्म करे, ऑफिसर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते, सारा काम ऑफिसर्स तो कर नहीं सकते, कमिटीज कुछ वर्क करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कमिटीज जो अपॉइंट मतलब कमिटीज की जुडिक्शन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है, कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, जो भी करे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो स्टेट में अगर कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल में हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। द पर्पज इज टू हैंडल द कंप्लेंट ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट वेयर डन और अकर। तो कमिटीज क्या कर रही है, कमिटीज में कुछ लोग बैठे होंगे जो हैंडल कर रहे हैं, किसको, कंप्लेंट्स को कर रहे हैं। ये कमिटीज में भी मेंबर्स होंगे, कुछ पर्सन्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो इस कमिटी को वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्सरसाइज कर रहा है पावर फंक्शंस को, हो सकता है कि वो कमिटीज को भी देख रहा हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट हुआ सेक्शन 5 में, और क्या है कि वो क्या कर रही है, लोकल कमिटीज वहां पे क्रिएट की गई है। लोकल कमिटीज मैंने बताया कि कमिटीज बनी है, लोकल कमिटीज। लोकल, पहली बात तो ये दो टाइप की कमिटीज होती हैं, लोकल कमिटीज और एक होती है इंटरनल कमिटीज, ठीक है। तो इंटरनल कमिटी वहां होता है जहां पे 10 मेंबर से ज्यादा वर्कर, ठीक है, और इंटरनल कमिटी, और लोकल कमिटी वो होती है जहां पे लेस देन वर्कर है, 10 से ज्यादा कम वर्कर है, तो वो क्या हुई, लोकल कमिटी हुई, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो सेट अ लोकल कमिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो कमिटी डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 5 में, वो क्या करेगा, एक लोकल कमिटी को बनाएगा, सेटअप करेगा, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कमिटी बना रहा है कौन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और क्यों बना रहा है, द पर्पज इज हैंडल अ कंप्लेंट्स ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, उस कंप्लेन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और वहां पे देखिए लोकल कमिटी मैंने बताया कि जहां पे वर्क प्लेस पे, जहां पे काम किया जा रहा है, वहां पे 10 से कम मेंबर है, मतलब एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, मेंबर नहीं, एम्प्लॉइज, ठीक है। वहां पे अगर कम मेंबर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक लोकल कमिटीज बनेगी, और कौन बना रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना रहे हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं सेक्शन 5 में। और कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हु विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। और लोकल कमिटी में एम्प्लॉयर जो होता है वो खुद ही हैरेसर होता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को खुद ही हैरेस कर रहा है, तो वहां पे लोकल कमिटी बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि लोकल कमिटी की कंपोजिशन क्या है, एक चेयरपर्सन होगा जो कि विमेन होगी, ठीक है, क्योंकि वह विमेन सेंट्रिक लॉ है, ठीक है। शुड बी अ विमेन राइट एक्टिविस्ट और अ इमिनेंट सोशल वर्कर, कोई भी इमिनेंट सोशल वर्कर होनी चाहिए, वो विमेन होगी, चेयरपर्सन जो होगी वो विमेन होगी, और वो विमेन राइट के लिए वो होगी, क्या कहते हैं, एक सोशल वर्कर होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा लोकल विमेन होगी, नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग विमेन वर्किंग इन लोकल एरियाज, ब्लॉक से, तालुका से, वार्ड से। आपको पता है कि कोई भी अगर सिटी होती है ना तो बहुत चीजों में वो डिवाइड होती है, जैसे ब्लॉक्स होते हैं, तालुका होते हैं, वार्ड, ये सब क्यों बनाए जाते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं प्रयागराज में चल रही हूँ तो प्रयागराज पूरा प्रयागराज है, उसको बहुत सारे ब्लॉक्स में, तालुकाज में, वार्ड्स में, म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारे वो डिवाइड होता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारी स्टेट्स है वो अच्छे से रन हो सके, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल कमिटी बनाया,
उस लोकल कमिटी का जो कंपोजिशन है वो कौन कैसे बनाया उस लोकल कमिटी, और उस लोकल कमिटी में कैसे कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या है लोकल कमिटी की जो बनी हुई है। एक चेयरपर्सन होगी जो वुमेन होगी, और वो सोशल वर्कर होगी, होनी चाहिए, ठीक है। एक लोकल वुमेन होगी जो नॉमिनेट होगी कहाँ से, लोकल एरिया से, वार्ड से, तालुका से, ब्लॉक से, ठीक है, वहां से वो नॉमिनेट होगी, ठीक है। उसके पास अगर कोई एडिशनल प्रैक्टिस डिटेल है तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद टू एनजीओज मेंबर। एनजीओ आप मुझे कमेंट करके बताना है कि एनजीओ इज ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो दो मेंबर्स जो होंगे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जो कि जाहिर सी बात है सोशल वर्कर होंगे। एटलीस्ट वन मस्ट बी अ वुमेन, एक जो होगी, दो मेंबर जो होंगे वो, एक मेंबर जो होना चाहिए इसमें से विमेन होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, वुमेन होगा। और प्रेफरेबली वन शुड बी अ लीगल एक्सपीरियंस, एक को लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो आपको वुमेन होगी और दूसरा अगर वो वुमेन नहीं भी है तो उसको लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वन शुड बी प्रेफरेबली बिलोंग्स टू एसटी एससी कैटेगरी। टू मेंबर्स, ठीक है, एनजीओ मेंबर्स होंगे, एनजीओ सोशल वर्कर मेंबर, ठीक है। एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन, preferably one should be a legal experience, one should be belongs from ST कैटेगरी, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब ये सब कैटेगरी अगर दो पर्सन है तो उसमें से कोई ना कोई, जिस पर्सन को मान लीजिए कुछ लीगल एक्सपीरियंस भी होगा, वो SC भी होगा, वुमेन भी होगा, तो ये तीन कैटेगरी, तीन जो है आपका इसेंशियल है वो फुलफिल हो गया। अगर एक जो है मेल भी है तो चल जाएगा, ठीक है, जो कंपोजिशन है आपका। उसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात क्या कर रहा है, कंपोजिशन एंड टेन्योर एंड अदर टर्म्स ऑफ लोकल कमिटी। कंपोजिशन, ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ। टेन्योर क्या होगा और अदर टर्म्स क्या है लोकल कमिटीज के। हु विल बी द लोकल कमिटी, कौन होगा हु विल बी द लोकल कमिटी, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल चूज दिस मेंबर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो चूज करेगा मेंबर। वन पर्सन जो होगा वो चेयर पर्सन होगा, वो सोशल वर्कर होगा, और वो लीगल पर्सन भी हो सकता है जो हेल्प करे विमेन की, ठीक है। वन मेंबर होगा जो विमेन ही होगा, चूजन फ्रॉम द विमेन इन अ ब्लॉक, तहसील, वार्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया। सेक्शन 7 भी उसी की बात कर रहा है, म्यूनसिपैलिटी से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तालुकास ब्लॉक्स होते उसमें से कोई मेंबर होगा। टू एनजीओ मेंबर्स होंगे, ठीक है। एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन होना चाहिए, और देयर मस्ट बी अ एनजीओ ग्रुप वर्किंग फॉर अ वुमेन नॉलेज अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट इशू, ठीक है। उसको नॉलेज होना चाहिए अदर मेंबर को कि सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या क्या होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी प्रेफरेबली बैकग्राउंड फ्रॉम अ लॉ और लीगल लैंग्वेज। एटलीस्ट वन मेंबर बिलोंग, सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई सोशल वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई वुमेन है या मेन है तो ही उसको वो मेंबर होंगे। फिर दो एनजीओ से होंगे जो इसमें आते हैं आपके, कि उसका लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक जो होना चाहिए, वन शुड बी अ बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, ओबीसी से होना चाहिए, एसटी से होना चाहिए, माइनॉरिटी वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेन्योर पे, कि टेन्योर क्या होगी, टाइम पीरियड क्या है उस मेंबर्स की जो कंपोजिशन में, 3 इयर्स होंगे, ठीक है, नॉट मोर देन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड बाय अ डेस्क। कहाँ से, जिस डेट को वो अगर मान लीजिए एक को अपॉइंट हुए हैं 1 मई को, तो 1 मई से 3 साल तक ही वो मोर देन 3 इयर्स नहीं होना चाहिए, उसकी टेन्योर है, ठीक है। रिमूवल क्या है, मेंबर्स जो होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे लोकल कमिटीज के, चेयरपर्सन या मेंबर कैन बी रिमूव, दे ब्रेक द रूल्स अंडर सेक्शन 16। आप जब सेक्शन 16 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंशियल है शायद, हाँ कॉन्फिडेंशियल ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है, कुछ मैटर्स जो होते हैं वो सीक्रेट होने होते हैं, कुछ मैटर सीक्रेट्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अग्रीव्ड वुमेन के नाम हम नहीं शेयर करते हैं, पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उनके जो उनके नाम पे या कुछ भी हो सकता है, इशू हो जाए या उनको पसंद ना हो, वो प्राइवेसी को पसंद करें, तो कोई भी विक्टिम का हम जग जाहिर नहीं करते हैं नाम। जैसे आप देखे होंगे निर्भया केस,
एक्चुअल में जो केस हुआ था, जो लड़की का रेप्ड हुआ था, गैंग रेप्ड हुआ था, उसका निर्भया नहीं नाम था, उसका हम नाम रखे थे निर्भया। जैसे अगेन इस एक्ट में जो बैकग्राउंड है मैंने बताया था भंवरी देवी, जो विमेन थी वो भंवरी देवी थी, लेकिन केस क्या बना, विशाखा बना। तो हम विक्टिम का नाम वो नहीं पब्लिक करते हैं, ठीक है, एज ए रूल है, बिना परमिशन के कोर्ट वोट से, ठीक है। तो अगेन अगर उसको वो ब्रेक करता है तो क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो क्राइम में फेस कर रहा है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उसको फाउंड किया गया है तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो गिल्टी एनी डिसिप्लिनरी केस में, इंक्वायरी जो है उसकी पेंडिंग रहे, मान लीजिए कोई पता चला कि वो उसने फ्रॉड किया, कुछ किया, उस पर उसकी इंक्वायरी जो है पेंडिंग है, अभी सूट में कोर्ट में चल रही, तो उस कंडीशन पे भी उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अगर वो अपने पोजीशन को मिस यूज कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गेन कर रहा है कुछ चीज, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है हार्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। मिस यूज कर रहा है अपने पावर को, तो इन सारे केस में क्या है, उसको वो कर देंगे। और क्या है, न्यू पर्सन विल बी नॉमिनेट, और सेम रूल उस पर भी लगेंगे कि वो अगर वो ये कंडीशंस करता है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाउंस की बात करें तो जो भी चेयरपर्सन या मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी देती है फीस अलाउंस, मीटिंग्स के हिसाब से या उनके जो फिक्स होते हैं वही होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 9, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाउ टू मेक अ कंप्लेंट इफ अ वुमन फील शी हैज बीन सेक्सुअली harassed एट द वर्क, शी कैन फाइल अ रिटन कंप्लेंट। रिटन कंप्लेंट अगेन वर्बली नॉट, आपको रिटन कंप्लेंट करना पड़ेगा। शी मस्ट फाइल विद द इंटरनल कमिटी, इंटरनल कमिटी फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और द लोकल कमिटी। हमें पता है इंटरनल कमिटी, लोकल कमिटी क्या होता है। इंटरनल कमिटी जहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है 10 से ज़्यादा वर्कर है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है आपको इंटरनल कमिटी बनाती है, जहाँ पे जो वुमेन है अपने कंप्लेंट को रजिस्टर रिटर्न करा सकती हैं। और लोकल कमिटी वहाँ पे जहाँ से 10 से कम एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे बनती है, ठीक है। अगर इफ द इंटरनल कमिटी इज नॉट देयर, अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो कंप्लेंट शुड बी मेड विद इन द 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट और द डेट ऑफ अ लास्ट इंसिडेंट वेयर द मल्टीपल इंसिडेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोकल कमिटीज नहीं है तो आप इंटरनल कमिटीज जहाँ पे है वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्या है, हेल्पिंग द फाइलिंग अ कंप्लेंट इफ द वुमन इज नॉट एबल टू राइट द कंप्लेंट हरसेल्फ ड्यू टू सम रीजन, द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ अ कमिटी मस्ट हेल्प देयर इन राइटिंग द कंप्लेंट प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या है कि अगर पर्सन, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वो फेस किए, वो कभी कभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि वो अपना जो है कंप्लेंट लिख सके राइटिंग में, तो चेयरपर्सन जो है वो उनका हेल्प करेंगे, वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं, और ये क्या है, नहीं, एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम क्या है, इसमें क्या है, इफ द वुमेन कुड नॉट फाइल अ कंप्लेंट विद इन अ 3 मंथ बिकॉज अ स्पेशल रीजन लाइक फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, द कमिटी कैन अलाउ अ मोर टाइम मैक्सिमम 3 मंथ बट द रीजन मस्ट बी रिटन डाउन प्रॉपरली। जैसे कि इसमें ये है कि दो कंप्लेंट होनी चाहिए 3 मंथ से 3 मंथ, 3 मंथ से मतलब कि जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है सेक्सुअल हरासमेंट की, अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अ इंसिडेंट आपको फाइल करना चाहिए, ठीक है, और द लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट। इफ देर वॉज अ मल्टीपल इंसिडेंट्स, बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुआ, मान लीजिए कि किसी एक दिन गई तो उसको छेड़ा गया, दूसरे दिन गया तो रेप कर दिया गया, तीसरे दिन, तो ये मल्टीपल इंसिडेंट है, ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट है। तो फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट्स, या जब से हुआ है तब से वो उस डेट से 3 महीने तक आपको कंप्लेंट अपनी फाइल करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं फाइल किया, ठीक है, तो आपको जो चेयरपर्सन है ना वो टाइम देगा, कमिटीज आपको टाइम देगी, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे उसको फील होना चाहिए कि स्पेशल रीजन है। अगर मान लीजिए कि जो वुमेन है वो फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, ट्रॉमाटाइज थी वो, तो उस कंडीशंस पे आपको कमिटीज टाइम देगी। कब तक देगी, मोर टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ्स और मोर, ठीक है। बट जो रीजन होगा उसका रिटर्न डाउन प्रॉपरली होगा कि क्या रीजन था कि वो 3 महीने से ज्यादा वो की, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखें जो मैंने 9 तक कवर किया है, तो आप उसको जाके देख के आइए, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 आपका बात करें कंसिलिएशन का। जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो सेक्सुअल हरासमेंट का,
तो उसके बाद एक प्रोसीजर हमारा उसके बाद आता है कंसिलिएशन का। कंसिलिएशन का ये मतलब है कि हम कोर्ट में ना जाके फ्रेंडली डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड्स है ये, जैसे कि कंसिलिएशन हुआ, मेडिएशन हुआ, ये सब क्या अल्टरनेटिव मेथड है जो कि हम कोर्ट को ना अप्रोच करके, फॉर्मल कोर्ट को हम ना अप्रोच करके, हम एक फ्रेंडली की तरह फ्रेंडली डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, कंसिलिएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज को बुलाई जाती है और समझौता होता है कि जैसे माफी मांगना कि हाँ मैंने ये गलती की। अगर कोई भी इंसान सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम है तो अगर फाइल करता है कंप्लेंट फाइल करता है तो क्या करती है कमिटी, क्या करती है कंसिलिएशन पहले प्रोसेस करती है कि दोनों के बीच में कुछ कंसिलिएशन से कुछ जो है पार्टीज जो है अग्री हो जाए और डिस्प्यूट जो होता है वो सेटल हो जाए। तो कंसिलिएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज को बुलाई जाती हैं, अगर कुछ हो सकता है उस केस में तो डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जा सकता है, ना कि कोर्ट को हम अप्रोच करते हैं। तो कंसिलिएशन एक एडीआर मेथड से, एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो एक रिजोल्यूशन का प्रोसेस है कंसिलिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, ना कि हम फॉर्मल कोर्ट को अप्रोच करते हैं, बल्कि हम एक अल्टरनेटिव निकालते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो एक कंसिलिएशन भी बहुत अच्छा अप्रोच है जो कि रखती है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में। एक कंसिलिएशन भी प्रोसेस है ताकि वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। किस डिस्प्यूट को? सेक्सुअल हरासमेंट के डिस्प्यूट्स को। ठीक है, तो पर वो होता कैसे है कि अब बिफोर स्टार्टिंग अ फॉर्मल इंक्वायरी, इंक्वायरी से पहले होती है। जब हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं उससे पहले क्या होता है कि इंक्वायरी से पहले हम कंसिलिएशन कराते हैं, इंक्वायरी के बाद नहीं होती। इंक्वायरी के पहले द विमेन कंप्लेंट कैन रिक्वेस्ट अ सेटलमेंट कंसिलिएशन विद द अक्यूज्ड। विमेन की कंसेंट जो होती है वो जरूरी है। कैन रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करेगी सेटलमेंट को। अगर वो नहीं चाहती है कि हम कोर्ट में जाएं, क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, सबको पता है जुडिशरी इज टोटली ओवरबर्डन, तो कंसिलिएशन एक बेस्ट अप्रोच है ताकि डिस्प्यूट को हम सेटल करें। तो जो विमेन है, कंप्लेनेंट है, वो रिक्वेस्ट करेगी सेटलमेंट के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए विद द अक्यूज्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कोई भी सेटलमेंट मनी का सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने सेक्सुअली हरास किया किसी वुमेन को तो पैसा देके आप डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। what is written, no money settlement is allowed, point to be noted. Okay, if the both parties agree and the issue is settled, then no further inquiry is needed. अगर दो पार्टी सेटल्ड हो गए, डिस्प्यूट सॉल्व हो गई विदाउट मनी, अगर ऐसा हो गया कि वो जो रिस्पोंडेंट था माफी मांग लिया, ठीक है, अलाउड है, माफी मांग ले, पैसा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार जो विमेन है कंसिलिएशन कर ली, ठीक है, माफी मांग लिया, उससे ये हो गया, उसके बाद वो फर्दर जाके कंप्लेंट करी फर्दर इंक्वायरी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद नहीं हो सकता। अ रिकॉर्ड ऑफ ए सेटलमेंट इज केप्ट, रिकॉर्ड होना, सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड है वो केप्ट होना चाहिए, क्योंकि केप्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो माफी भी मोल, फिर 10 साल बाद जाके वो केस कर रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होता ना, रिकॉर्ड इसीलिए रखा गया। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 11 क्या बात करें, इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट, देयर इज अ नो सेटलमेंट फॉर ए विमेन वांट्स इंक्वायरी। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, इंक्वायरी बोला, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा, इंक्वायरी। जैसे मैंने आपको सेक्शन 10 में बताया, इंक्वायरी से पहले कंसिलिएशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी हो रही है क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुआ। ठीक है, once the internal committee or a local committee, if no much conduct an investigation, the inquiry should be done like a domestic inquiry. ठीक है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी कौन करेगी, कमिटीज करती हैं। ठीक है, और इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए, डोमेस्टिक इंक्वायरी की तरह, घरेलू इंक्वायरी होनी चाहिए। हाउ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट इंटरनल मिसकंडक्ट, ये कैसे मिसकंडक्ट हो गया, कैसे वो चीजें हो गई, उस तरह का इंक्वायरी होगा। इफ अ वुमेन वांट्स अ पुलिस कंप्लेंट अंडर द क्रिमिनल लॉ, तो वो भी कर सकती है। अगर लोकल कमिटी या लोकल कमिटी और इंटरनल कमिटी से अगर वो करा रही है तो ठीक है, नहीं तो वो अलग से भी जाके पुलिस में जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकती है अंडर विच
क्रिमिनल लॉ, आपका आईपीसी है, आईपीसी 509 बात करता है फॉर इंसल्टिंग अ मोडेस्टी कैन बी मेड। बहुत सारे सेक्शन है जो डील कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट को, तो आप उसके तहत भी जाके फाइल कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। या तो आप लोकल कमिटी या तो इंटरनल कमिटी के तहत करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 12, एक्शन ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। पेंडिंग, पेंडेंसी का मतलब क्या है, पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग है इसका मतलब कि आपका प्रोसेस जो है कोर्ट में चल रहा है, सूट आपकी आपका जो प्रोसेस है या सूट है आपका चल रहा है, ठीक है। आपका सूट नहीं, केस चल रहा है, मान लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है चल रहा है कोर्ट में, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो उस दौरान। विक्टिम क्या क्या ले सकती है, विक्टिम जो पर्सन अग्रीव्ड है वो क्या क्या ले सकती है। वाइल इंक्वायरी हैपनिंग वुमेन कैन आस्क फॉर अ टेम्परेरी लीव। यहाँ वुमेन क्यों लिखा है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस पोश एक्ट जो है आपका वुमेन सेंट्रिक लॉ है, ठीक है। तो उस दौरान जो है विमेन क्या क्या टेम्पररी रिलीफ ले सकती है। ट्रांसफर ऑफ एक्यूज, मान लीजिए किसी जिस जहां पे वो काम कर रही है वहां पे अनसेफ है, ट्रांसफर ले सकती है, कहीं कोर्ट से कह देगी कि हमें हमें ये रिलीफ चाहिए, ट्रांसफर, क्योंकि ये मैटर क्या है, लड़कियों की सेफ्टी का है, वुमेन की सेफ्टी के लिए, तो वो फाइल करेगी, उसको ट्रांसफर कर दे। गिव अप टू 3 मंथ्स लीव, वो लीव भी मांगना चाहेगी तो लीव भी मिल सकता है। एडिशनल लीव मांगेगी, रेगुलर लीव मांगेगी, दे देगा कोर्ट, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप वुमेन को सेव करने के लिए एक्ट बनाया है, तो वुमेन के प्रोस्पेक्टिव में ही करेगा वर्क। तो ये क्या, ये राइट है किसका, ये बेसिकली राइट है वुमेन का, वुमेन का राइट है, जिसके साथ अग्रीव्ड वुमेन का राइट है कि वो क्या क्या ले सकती है रिलीफ। एनी अदर प्रोटेक्टिव मेजर, कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर, मान लीजिए कि वो चाहती है कि हमें हमें सेफ्टी, हम आते हैं जहां से वो आती है अपने घर से, उसको सेफ नहीं लग रहा है, तो कोई और भी विमेन प्रोटेक्टिव मेजर मांग सकती है, जैसे कि हेल्प मांग सकती है, एकोमोडेशन का, वॉट एवर, तो वो हो सकता है, ठीक है। अगर फीमेल को लग रहा है ऐसा तो रिलीफ दे सकती है कोर्ट। बट अगेन अगेन ये फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस के बेसिस पे, केस के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि देगी गाड़ी वाड़ी देगी, नहीं, वो डिपेंड करेगा केस टू केस, ठीक है। द एम्प्लॉयर मस्ट टेक आउट एक्शन इफ द इंटरनल कमिटी रिकमेंडेड। जो एम्प्लॉयर है इंटरनल कमिटी के एक्शन को रिकमेंड करेगा, रिकमेंड जो भी करेगी इंटरनल कमिटी, एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। एज फॉर व्हाट, विमेन प्रोटेक्शन, क्योंकि वो एक रिलीफ मांग रही है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो वो टेम्पररी रिलीफ ये मांग सकती है कि कब कब, लेकिन वो पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के तहत मांग सकती है, ऐसा नहीं है जब आपका कोर्ट में नहीं, जब आपका इंक्वायरी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है तब तक ये सब मांग सकती है, कोर्ट में नहीं, इंक्वायरी जब चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बात करें, इंक्वायरी रिपोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। इंक्वायरी रिपोर्ट आफ्टर इंक्वायरी मतलब कि इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट क्या है, इफ द गिल्टी आईसी रिकमेंड्स पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट मिलेगा, अगर कोई गिल्टी पाया गया है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी सर्विस रूल, जो भी, क्योंकि जब अब कंपनी बनता है तो आपका चार्टर एक तरह का तैयार होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें कुछ रूल्स दिए रहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पनिशमेंट है ये, तो वो सब लिखा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा अगर आपने गिल्टी पाए गए हो तो, ठीक है। इफ नॉट गिल्टी द कंप्लेंट इज डिसमिस, अगर आप गिल्टी नहीं पाए हो इंक्वायरी के बाद, डिसमिस कर दिया जाएगा कंप्लेंट को, ठीक है। द इंक्वायरी मस्ट बी गिवन टू द बोथ पार्टीज एंड एम्प्लॉयर विद द 10 डे। जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी ना, जो भी इंक्वायरी में पाया गया वो बोथ पार्टीज को दिया जाएगा, किसको, अग्रीव्ड को भी दिया जाएगा और रिस्पोंडेंट को भी दिया जाएगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट, अग्रीव्ड को तो दिया ही जाएगा और रिस्पोंडेंट, ऐसा क्यों है कि रिस्पोंडेंट को हम दे रहे हैं, आपने नेचुरल जस्टिस जानते होंगे ना, ऑडी अल्ट्रम पैटर्न, लेट्स द अदर साइड आल्सो हियर। तो एक ये प्रिंसिपल है कि अदर पर्सन को भी मौका जानना जरूरी होता है और दूसरे उसका भी सुनना जरूरी होता है, तो अगर उसको हम नहीं देंगे तो उसके साइड से बायस हो सकता है कि वो किया ही ना हो, जो भी उस पे एलिगेशंस लगे हैं, तो इसीलिए इंक्वायरी जो होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट जो, वो दोनों पार्टी को भी, जो कंप्लेंट किया है और जिसके लिए किया है उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बात कर रहा है, पनिशमेंट फॉर ए फॉल्स मेलिक्वियस कंप्लेंट, मतलब कि गलत कंप्लेंट हुआ है, किसी ने गलत कंप्लेंट फाइल किया है,
तो पनिशमेंट होगी उसको। इफ इट इज फाउंड दैट द वीमेन इज नोइंगली, नोइंगली का यहाँ क्या मतलब है, जानबूझ के, विलफुली हमने क्या किया है, फॉल्स कंप्लेंट। ये ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 14 में ऐसा नहीं है कि अनलोनली है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अननोन है उस चीज को, वो अनलोनली कि हाँ मेरे पे मतलब मेरे को लगता है, उस कंडीशन में नहीं। नोइंगली मतलब जानबूझ के किसी ने फॉल्स कंप्लेंट की है, फॉल्स एविडेंस दिया गया है, तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। और सिंपली नॉट प्रूविंग अ कंप्लेंट डज नॉट मीन इट वाज ए फॉल्स मेलिक्वेस। इंपॉर्टेंट एक बात और है कि अगर कोई इंसान नहीं प्रूव कर पाया कि ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स है, ठीक है। द इंटेंशन मस्ट बी क्लियरली प्रूवन दैट कि ये मेलिसिफस टू पनिश हर। इंटेंशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की है, आपका इंटेंशन क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के उस इंसान को परेशान करने का, या जानबूझ के उसको फॉल्स उसके लिए कंप्लेंट करने का, फॉल्स एविडेंस करेगा, उस कंडीशन पे आपको पनिशमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इंटेंशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आपका ये सेक्शन 14 भी खत्म हुआ। ये सेक्शन 15, 16, 17, 18 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। मैंने पूरी वीडियो पूरी इससे पिछले के सेक्शन जो है मैंने कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 15 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपनसेशन। जैसे कि जब सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट फाइल की विक्टिम ने या एग्रीव्ड वुमेन ने, उसके बाद इंक्वायरी हुआ। इंक्वायरी करने के बाद जो पर्सन है, वो जो अक्यूज है, वो गिल्टी पाया गया, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपनसेशन क्या होगा, ये बात करता है सेक्शन 15। बात करता है कि किस चीज से हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कितना कंपनसेशन हम देंगे एक विक्टिम को या अग्रीव्ड वुमेन को। when deciding how much compensation the women should get, the committee or a court will consider the factors like, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको डिटर्मिनेशन किया जाएगा, जो कंसिडर किया जाएगा कि कितना वो मेंटल ट्रॉमा सफर की है सेक्सुअल हरासमेंट से, उसको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है जब इस जो सेक्सुअल हरासमेंट को वो गो थ्रू हुई है, उसके कितने सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से उसका लॉस ऑफ करियर कितना हुआ है, ठीक है, उसके अपॉर्चुनिटीज कितने मिस हुए हैं इसके वजह से, सेक्सुअल हरासमेंट के वजह से, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, फिजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो हुआ है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना, तो केवल फिजिकल इंजरी नहीं होता है, मेंटल ट्रॉमा भी होता है किसी विमेन को। तो उस चीजों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या डिटर्मिनेशन होगा, क्या कंपनसेशन होगा जो हम एक अग्रीव्ड वुमेन को देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि फिजिकल रेप हुआ किसी लड़की का, या तो उसके फिजिकल इंजरी भी तो हुए, तो उसको उस फैक्टर्स को देख के रखा जाएगा। हो सकता है कि वो ट्रॉमा में चली गई, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, तो वो सब फैक्टर्स को देखते हुए कंपनसेशन जो होगा ग्रांट होगा, ठीक है। वेदर द रिस्पोंडेंट एक्ट इन हार्श, इररिस्पॉन्सिबल और क्रूवल वे, जैसा भी जो रिस्पोंडेंट है वो प्लेंटिफ के साथ किया है हार्श तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल वे में, क्रूवल वे में, ब्रुटैलिटी से, तो ये सब जिस तरीके से किया है उसको सेक्सुअल हरासमेंट वो फेस किए, पेन वो उसने सहा है, मेंटल ट्रॉमा सहा है, तो उस फैक्टर्स को देखते हुए डिटर्मिनेशन होगा। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम इस केस में ऐसा करेंगे, नहीं, डिपेंड्स अपॉन द एवरी केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द केस, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें सेक्शन 16, यस आपका सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी की। एक आपको पता है कि जब भी कोई केस होता है रिलेटेड टू विमेन, या कह सकते हैं कोई भी ऐसा केस जो जैसे कि रेप हुआ,
उसमें हम क्या करते हैं कि विक्टिम का नाम नहीं हम पब्लिक करते, क्योंकि इससे क्या होता है प्राइवेसी, और फिर उसके जो उसके मोरालिटी नहीं, उसके हो सकता है कि उसका जो हम इंफॉर्मेशन लीक करें वो सर्कुलेट हो जाए, फिर उसका कहीं ना कहीं उस मतलब उस इंसान को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। इसीलिए जो है ये कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना पड़ता है कि हम किसी भी अग्रीव्ड वुमेन का, अगर उससे उसका हम जो है हम उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब चीजें हम नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है कि प्रोहिबिट्स द पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ ए अग्रीव्ड वुमेन। जैसे कि आपको पता है कि निर्भया केस में, निर्भया केस जो है किसी और, निर्भया नाम नहीं था रियल नाम, उसका रियल नाम कुछ और था। सेम ऐसे विशाखा जो भंवरी देवी का रेप हुआ था, भंवरी देवी नाम था, लेकिन हम उस केस का विशाखा रखे, क्योंकि कोर्ट जो है ना इस चीज को पब्लिक नहीं करती है, क्योंकि किसी के रेपुटेशन को हर्ट हो सकता है। किसी के रेपुटेशन में मान लीजिए किसी लड़की का रेप हुआ, हम उसको पब्लिक कर दे रहे, तो उस लड़की पे कितना इफेक्ट होगा, हो सकता है कि लोग उसका यूज कर सकते हैं, गलत इमेजेस कुछ भी बनाते हैं। तो इसलिए कोर्ट क्या कर सकती है, उसको प्राइवेटली होल्ड करती है, या जो ये प्रोहिबिशन दिया गया है, स्टैट्यूट जो बताता है आपका, कहता है कि हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिकेशन नहीं करेंगे। Respondent and the witness and information related to conciliation inquiry proceeding recommendation of the internal local committee action taken under the, कोई भी विटनेस हो, रिस्पोंडेंट हो, अग्रीव्ड वुमेन हो, हम किसी का जो है नेम पब्लिश नहीं करेंगे, कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पेनाल्टी फॉर ए पब्लिकेशन और मेकिंग अ नोन कंटेंट ऑफ ए कंप्लेंट इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अगर कोई भी इंसान ब्रेक करता है रूल को, सेक्शन 16 जो आपका किस पे बात कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहा है, अगर कोई भी सेक्शन 16 के रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, शेयरिंग द प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, एंड दे कैन बी पेनलाइज अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल। आपको पता है कि कोई भी कंपनी की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस रूल होता है, जैसे रेलवे में जो काम करता है उनका भी सर्विस रूल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्विस रूल होता है, तो उसको उसके तहत क्या होगा, पेनलाइज्ड किया जाएगा। इफ दोनों सर्विस रूल, द अदर डिसिप्लिनरी एक्शन एज ए प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट विल बी टेकन। अगर कोई भी प्रिस्क्राइब रूल नहीं है, सर्विस रूल नहीं है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो जो है एक्शन लेगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है अपील की। हमको पता है अपील क्या होता है। अपील ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी जजमेंट से, अगर हम लोअर कोर्ट के जजमेंट से हम खुश नहीं होते तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अपील क्यों करते हैं, ताकि रिवर्स कर सके हमारे डिसीजन को, हमारे हक में डिसीजन आए। तो कोई भी, जैसे इफ एनी वन विमेन रिस्पॉन्डेड और एनी अफेक्टेड पर्सन, एनी अफेक्टेड का पर्सन का यहाँ ये मतलब है कि इस केस में जो भी अफेक्टेड पर्सन है जो अपने केस से खुश नहीं है, वो जाके क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। द फाइंडिंग ऑफ इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी, ठीक है। द पेनाल्टी इज गिवन आफ्टर द फाइंडिंग, द लैक ऑफ एक्शन टेकन आफ्टर द फाइंडिंग, दे कैन अपील विद इन द 90 डेज। 90 डेज का टाइम होता है हमारा, अपील पीरियड का जो टाइम होता है वो 90 डेज होता है। मतलब अगर हम लोअर कोर्ट से, एक जगह से हम अगर नहीं खुश हैं जजमेंट से, तो हमारे पास 90 डेज का ड्यूरेशन होता है कि हम यहाँ पे अपील कर सके। अगर वो लैप्स हो गया तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ पोश एक्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।